हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का। ठीक है, हमने साइंस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट टॉपिक कोशिका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था मानव रोग के बारे में। ठीक है, मानव रोग हमारा कंप्लीटली तैयार हो गया था। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे आज, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। कोशिका और मानव रोग कंप्लीट हो गया। आज हम इस क्लास में पोषक तत्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व, पोषक तत्व ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करे, या ऐसे तत्व जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले तथा जो हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखे, संतुलित, हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखे। ठीक है, ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे और हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व दो प्रकार से होते हैं। एक तो मुख्य घटक होते हैं, मुख्य घटक, और दूसरा हो जाएगा अन्य घटक, अन्य घटक। मुख्य घटक में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो हो जाएगा प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा हो जाएगा वसा। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसके बाद अन्य घटक हो जाएंगे विटामिन, जल और खनिज लवण। ठीक है, प्रोटीन, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, विकास में सहायक। प्रोटीन क्या है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, सहायक। ठीक है, वसा, तेल और घी, वसायुक्त चीजें। ठीक है, ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। विटामिन, विटामिन क्या कार्य करते हैं? शरीर को संतुलित, विटामिन, जल, खनिज लवण जो है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और है,
न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? आरएनए, आरएनए और डीएनए। न तो अकेला आरएनए न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है और न ही अकेला डीएनए न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए ये क्या कार्य करते हैं? जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है, समझ में आ गई। विटामिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व वापस देख लेते हैं एक बार, समझ में आ गया होगा। पोषक तत्व वे तत्व जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो और शरीर का संतुलन बना रहता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व मुख्य घटक और अन्य घटक दो रूप से होते हैं। मुख्य घटक जो होते हैं, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जो है वो मुख्य घटक है। जैसे कि प्रोटीन जो है वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा एवं सुरक्षा प्रदान करता है, जो वसा है तेल युक्त एवं घी, ये चीज़ें ऊर्जा में सहायक होती है। इसके बाद जो विटामिन है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक है, जल एवं खनिज एवं शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए होते हैं जो आनुवंशिक लक्षण फर्स्ट पीढ़ी को सेकंड पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपने। अब आगे देखेंगे पोषण विधि के प्रकार। पोषण विधि के प्रकार, पोषण विधि के प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हो जाएगा स्वपोषी, दूसरा हो जाएगा परपोषी या विषमपोषी। प्रकार स्वपोषी, स्वपोषी कौन से होते हैं? वे जीव जो स्वपोषी कौन से? जो अपना पोषण, अपना भोजन, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और रसायन संश्लेषी। ठीक है, इसके बाद हो गया विषमपोषी। विषमपोषी कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कौन से हो गई है? जंतु, प्राणी। अपन भी पेड़ पौधे पर निर्भर है न, तो प्राणी भी विषमपोषी के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब विषमपोषी कितने प्रकार के?
ये जो विषमपोषी है, विषमपोषी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार से होंगे। प्राणी समभोजी, सेकंड हो गया मृतोपजीवी, प्राणी समभोजी, मृतोपजीवी और हो गया परजीवी। प्राणी समभोजी जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर अंतःकोशिकीयों द्वारा पाचन करते हैं, इन्हें कहते हैं प्राणी समभोजी। ठीक है, प्राणी समभोजी जिसमें आ गए प्राणी, जैसे कि हम अपने भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं और उनका पाचन अंतःकोशिका के द्वारा स्वयं ही कर लेते हैं। ठीक है। मृतोपजीवी ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, और इनका जो पाचन है वो बाह्य कोशिकीय द्वारा होता है। ठीक है। परजीवी क्या है? ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि जू, मच्छर, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो हो गए दूसरों के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। पहले क्या था? स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी समभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। प्राणी समभोजी वो जो अपने भोजन को ग्रहण कर पाचन अंतःकोशिकीय द्वारा स्वयं हो जाता है। मृतोपजीवी जो होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनका जो पाचन है वो बाह्य कोशिकीय द्वारा होता है। परजीवी जो होते हैं वो किसी अन्य के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे परजीवी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अब हम बात करने वाले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक इसका अनुपात है, सूत्र क्या हो जाएगा? CH2O, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद शरीर की 60% ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में होता है।
तीव्र गति से तीव्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? जो कैलोरी होती है, कैलोरी कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है, प्रति ग्राम होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाली कैलोरी, प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्रति ग्राम होती है। ठीक है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड पाया जाता है। ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा यानी सेकेराइड। पहला क्या हो गया? मोनोसेकेराइड आ जाएगी, मोनोसेकेराइड। ठीक है। इसके बाद डाइसेकेराइड और थर्ड हो जाएगी पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसमें शर्करा का एक ही अणु होता है, एक अणु। डाइसेकेराइड 2 अणु होते हैं और पॉलीसेकेराइड 2 से अधिक अणु होते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉलीसेकेराइड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सूत्र हो गया CH2O। शरीर की 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में होता है। तीव्र ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। शरीर से होने वाली प्राप्त ऊर्जा 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके बाद उपापचयी कार्बोहाइड्रेट और अनुपापचयी शर्करा। उपापचयी शर्करा में क्या आ जाएगा? उपापचयी शर्करा। ठीक है। इसके बाद ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपापचयी शर्करा। अनुपापचयी शर्करा। ठीक है। उपापचयी कौन सी हो गई? पहली तो हो जाएगी ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज।
अनुपापचयी में आ जाएगी सुक्रोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और लास्ट हो जाएगी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है। उपापचयी शर्करा ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज और फ्रक्टोज, GLMF। ठीक है। अनुपापचयी सुक्रोज, गैलेक्टोज और सेल्यूलोज। ग्लूकोज जो है वो किस में होती है? पके हुए अंगूरों में, पके हुए अंगूरों में, अंगूरों में। ठीक है। इसके बाद जो लैक्टोज है वो दुग्ध शर्करा में, दुग्ध शर्करा में, दुग्ध शर्करा। ठीक है। माल्टोज, माल्टोज है अनाज में। ये जो चीज है लार में, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो कि स्टार्च को, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। करने का कार्य करता है। ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज शहद में एवं फलों में होती है। यह प्राकृतिक मीठी शर्करा है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है। अब सुक्रोज जो है, सुक्रोज क्या है? चीनी शर्करा, शर्करा, चीनी शर्करा। इसको क्या है? प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, प्रतीप शर्करा। ये जो है स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र गैलेक्टोज नहीं होती। इसे ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है वो बताओ। पहले कल ही बताया था। सेल्यूलोज का पाचन, सेल्यूलोज का पाचन ई कोलाई जीवाणु, कल ही पढ़ा था। ई कोलाई जीवाणु सेल्यूलोज का पाचन करता है। ठीक है। सेल्यूलोज यह प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा, सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा, सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? उपापचयी शर्कराएं GLMF, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। और अनुपापचयी जो शर्करा है ये है सुक्रोज, गैलेक्टोज और सेल्यूलोज। ठीक है। HGS, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और सेल्यूलोज। ग्लूकोज जो है पके हुए अंगूरों में होती है, लैक्टोज दुग्ध शर्करा में, माल्टोज जो है वो अनाज में, फ्रक्टोज जो है वो शहद एवं फलों में होती है, जो एक प्राकृतिक मीठी शर्करा है। अनुपापचयी शर्करा जो है वो सुक्रोज है, चीनी शर्करा व प्रतीप शर्करा भी कह सकते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। सेल्यूलोज सर्वाधिक पाई जाती है और इसका पाचन ई कोलाई जीवाणु द्वारा होता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद जो मोनोसेकेराइड था, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? एक तो ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, इसके बाद गैलेक्टोज। ये जो चीज़ है वो किस में हो जाएगी? मोनोसेकेराइड में। इसके अलावा एक मिनट क्लियरली समझा देते, इसको मिटा देते एक बार। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। ये तो हो गई मोनोसेकेराइड। ये क्या हो गई? मोनोसेकेराइड। और ये जो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये हो गए डाइसेकेराइड। कौन सी हो गई? डाइसेकेराइड, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में आ जाएगी एक तो सेल्यूलोज, दूसरी आ जाएगी ग्लाइकोजन, तीसरी काइटिन, स्टार्च, ठीक है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तो हो गई मोनोसेकेराइड। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इनके साथ ग्लूकोज का एक एक अणु जुड़ जाएगा तो ये हो गया डाइसेकेराइड, ठीक है। इसके बाद पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, स्टार्च है, ये हो गई पॉलीसेकेराइड। ये जो मोनोसेकेराइड, ये शर्करा जो है वो जल में घुलनशील होती है, ठीक है, जल में घुलनशील होती है, ठीक है। ये जो शर्करा है जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील। पॉलीसेकेराइड जो है वो एल्कोहल में घुलनशील है, एल्कोहल में घुलनशील, ठीक। ये हो गया अपने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट CH2O, इसका सूत्र हो जाएगा। शरीर की 60% ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके बाद हमारे शरीर से प्राप्त होने वाली 4 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है प्रति ग्राम, वो कार्बोहाइड्रेट में ही होती है। सर्वाधिक ऊर्जा और तीव्र गति से ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा उपापचयी एवं अनुपापचयी शर्कराएं जो होती है GLMF, SGS, जो कि आपको बताई गई है, वो है उपापचयी और अनुपापचयी शर्कराएं। इसके बाद ये डिटेल से आपको बता दिया है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है।
अब हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता मुल्डेयर। ठीक है, नामकरण किसने किया था? बर्जी लियस ने। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, पादप नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, जिसमें से 10 अमीनो अम्ल आवश्यक और 10 अमीनो अम्ल है अनावश्यक। ठीक है, आवश्यक जो है वो बाहर से लेने पड़ते हैं, शरीर के अंदर ही बन जाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल बन जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा, और अग्नाशय में जो होगा, अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा। ठीक है, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? प्रोटीन में होगा पेप्टाइड बंध। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा था? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। प्रोटीन के बारे में क्या है? खोजकर्ता का नाम मुल्डेयर, नामकर्ता बर्जीलियस। प्रोटीन किन किन से मिलकर बना होता है? एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से। ठीक है, प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक जो होते हैं वो बाहर से लेने पड़ते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। प्रोटीन जो होता है इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में होता है और आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद
सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? सर्वाधिक प्रोटीन एक तो हो जाएगा मांस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अंडा, तीसरा हो जाएगा दाल। अच्छा, दाल, दाल में कौन सा हो जाएगा, कौन सी दाल? सोयाबीन, सोयाबीन। कितना प्रोटीन होता है इसमें? 44%, 42 से 46 दाल में इतना प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद शैवाल, शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन किस में होगा? अपनी फर्स्ट क्लास कोशिका, फर्स्ट टॉपिक कोशिका, कोशिका में आपको पढ़ाया था शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन होगा स्पाइरुलिना और क्लोरेला। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया स्पाइरुलिना और एक हो गया क्लोरेला। स्पाइरुलिना जो है इसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है और क्लोरेला जो है इसमें 55% प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरेला अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। शैवाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और शैवाल का नाम बताया था मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत, आपको क्या बताया था? अगार अगार नामक शैवाल। कौन सा शैवाल? अगार अगार नामक शैवाल। शैवाल का उपयोग किस में किया जाता है? सलाद के रूप में किया जाता है, सलाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया शैवाल। इसके बाद क्या था? कवक। इसके बाद किस में आ जाएगा सर्वाधिक प्रोटीन? कवक में। कवक में किस में आएगा? अपना कल का जो टॉपिक था कोशिका का, नेक्स्ट टॉपिक मानव रोग। मानव रोग में आपको बताया था कवक में सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मशरूम में। मशरूम। यहां तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो। प्रोटीन खोजकर्ता मुल्डेयर, नामकर्ता बर्जिलियस, किन किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक जो होते हैं बाहर से लेने पड़ते हैं, अनावश्यक जो होते हैं शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन
अग्नाशय ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में होता है, आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम में होता है। इसके बाद सर्वाधिक प्रोटीन मांस, अंडा और दाल में सोयाबीन में 42 से 46% पाया जाता है। इसके बाद शैवाल में स्पाइरुलिना और क्लोरेला है और कवक में, मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आगे देखेंगे प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। मांसपेशियां, गुणसूत्र, लार, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ये देखेंगे। ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होगा? हड्डियों में, ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होगा? हड्डियों में होगा ओसीन, ओसीन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा गुणसूत्र। इसके बाद क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन होगा? हिस्टोन, हिस्टोन। मांसपेशियों में, मांसपेशियां, मायोसिन। लार में म्यूसिन, म्यूसिन। अंडे में एल्बुमिन, एल्बुमिन। रेशे में माइब्रिन। दाल में हो गया प्रोलैक्टिन। दाल में क्या हो गया? प्रोलैक्टिन। प्लाज्मा में ग्लोब्यूमिन। मक्का में जीन। गेहूं में ग्लूटामिन। इसके बाद हो जाएगा दूध में कैसीन। ठीक है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होगा? हड्डियों में होगा ओसिन प्रोटीन, ठीक है। गुणसूत्र में हिस्टोन। मांसपेशियों में मायोसिन, लार में म्यूसिन, अंडे में हो जाएगा एल्बुमिन, रेशे में माइब्रिन, दाल में प्रोलेक्टिन। दाल में कौन सा हो जाएगा? प्रोलेक्टिन। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लोब्यूमिन। मक्का में जीन प्रोटीन। गेहूं में हो जाएगा ग्लूटामिन प्रोटीन। इसके बाद दूध में जो है कैसिन प्रोटीन हो जाएगा। दूध से रेनिन नामक एंजाइम होता है। रेनिन नामक एंजाइम जो कि माँ के दूध का पाचन करता है। एंजाइम माँ के दूध का पाचन करता है। माँ के दूध का पाचन करता है। माँ के दूध का पाचन करता है। ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियरली समझ में आ गई, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे हम देखेंगे, 2 पॉइंट रह गए। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो होगा प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। फर्स्ट हो जाएगा मेरास्मस, मेरास्मस। दूसरा हो जाएगा क्वासिया ओरकोर, क्वासिया ओरकोर। मेरास्मस जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये रोग होता है। और क्वासिया ओरकोर जो है 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में, अधिक आयु। कौन सा रोग हो जाएगा? क्वासिया ओरकोर। यहाँ पर अपने प्रोटीन भी एंड हो गया। अब आगे हम वसा के बारे में देखेंगे। वसा, ठीक है। अब हम देखेंगे वसा, वसा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वसा किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, ठीक है। इन यौगिकों से मिलकर वसा का निर्माण होता है। वसा जो होती है, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा कार्बनिक विलायकों बेंजीन, वसा कार्बनिक विलायकों बेंजीन ईथर में घुलनशील होती है, घुलनशील होती है। लेकिन वसा जो होए, वसा जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है, लेकिन वसा जल के साथ इमल्सन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जल के साथ इमल्सन का निर्माण करती है, ठीक है। इमल्सन का निर्माण करती है। वसा जो है इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा कितनी होती है? प्रति ग्राम
9 किलो कैलोरी, 9.1 किलो कैलोरी देती। ठीक है, वसा में कितनी ऊर्जा होती है? प्रति ग्राम 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा के मुख्य स्रोत है चर्बीयुक्त मांस, चर्बीयुक्त मांस, घी, मक्खन, चर्बीयुक्त मांस, घी, मक्खन, स्टीरोइड, गाजर, लाइकोपीन, विटामिन ए, ई के, प्राकृतिक रबर, यूकेलिप्टस का तेल, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये है वसा के मुख्य स्रोत। चर्बीयुक्त मांस आ गया एक, इसके बाद है घी, मक्खन, स्टीरोइड, गाजर। अच्छा, गाजर का लाल रंग किस कारण होता है? गाजर का जो लाल रंग है बी कैरोटीन के कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। लाइकोपीन क्या है? टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। इसके बाद आ गया विटामिन ए, ई के, प्राकृतिक रबर। अच्छा, रबर की कठोरता का कारण क्या है? रबर लिक्विड के रूप में होता है, कठोर कैसे होता है? रबर में सल्फर मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण, जिससे रबर कठोर हो जाता है। इसके बाद यूकेलिप्टस का तेल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गया। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड। वसा में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? वसा में एस्टर बंध आ जाएगा। ठीक है, एस्टर यौगिक का निर्माण कैसे होता है? इसमें एक तो ग्लिसरॉल अणु होता है, ठीक है, प्लस 3 अणु वसीय अम्ल के होते हैं। इससे क्या बनता है? एस्टर यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। वसा जो है, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसके बाद वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा में कार्बनिक विलायकों, वसा जो है कार्बनिक विलायकों, बेंजीन, ईथर में घुलनशील होती है। जल में वसा अघुलनशील होती है, लेकिन जल के साथ यह इमल्सन का निर्माण करती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। इसमें प्रति ग्राम 9.1 किलो
कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख्य स्रोत हो गए चर्बी युक्त मांस, घी, मक्खन, स्टीरोइड। गाजर, गाजर का लाल रंग भी बीटा कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। विटामिन ए, ई, के प्राकृतिक रबर, रबर की कठोरता का कारण सल्फर मिलाने से होता है। यूकेलिप्टस का तेल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसके बाद वसा जो है इसमें एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है और प्रोटीन में अपन ने देखा था पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। एस्टर बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, यौगिक कैसे बनता है, एक तो ग्लिसरॉइड अणु और दूसरा है 3 अणु वसीय अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई। इसके बाद आगे हम देखते हैं वसा जो होती है इसमें मुख्यतः कौन सा समूह जुड़ा हुआ होता है। वसा में वसा के जो भी यौगिक होता है अंतिम सिरे में COOH कार्बोहाइड्रेट यौगिक जुड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट समूह COOH जुड़ा होता है वसा के साथ। इसके बाद आवश्यक अम्ल जो होते हैं वसा में, आवश्यक वसीय अम्ल जो होते हैं वो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, शरीर में ही बन जाते हैं। लेकिन जिनका निर्माण पेड़ पौधों द्वारा होता है, पेड़ पौधों द्वारा होता है, जिनका निर्माण पेड़ पौधों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक तो हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक तो हो गया लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। दूसरा हो गया लिनोलिनिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एरेकिडोनिक, तीसरा हो जाएगा एरेकिडोनिक अम्ल। इसके बाद हम देख लेंगे जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है इसे तो कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल। और जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे असंतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक है, मतलब जो एक से भी तृप्त हो जाते हैं इसे तो संतृप्त कहते हैं, और जो एक से या दो से भी तृप्त नहीं होते इसे कहते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, यहाँ पर देख लो वसा में कौन सा समूह जुड़ा हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट समूह COOH। इसके बाद जो वसीय अम्ल आवश्यक होते हैं वो शरीर में ही बन जाते हैं,
लेकिन जो शरीर में नहीं बन पाते इनका निर्माण पेड़ पौधों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक तो हो गया लिनोलिनिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, दूसरा हो गया लिनोलिक अम्ल और तीसरा हो गया एरेकिडोनिक अम्ल। इसके अलावा कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बॉन्ड होगा तो वो होता है संतृप्त वसीय अम्ल, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह कहलाते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। वसा कंप्लीटली समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया आपने? वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तीन चीजें अपने कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम आगे विटामिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, विटामिन पढ़ने से पहले एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। पोषक तत्व, इसमें अपने मुख्य घटक क्या थे? मुख्य घटक थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तीनों थे, तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध होता है? कार्बोहाइड्रेट में होगा ग्लाइकोसाइटिक बंध, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड, और इसमें हो जाएगा एस्टर यौगिक, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें प्रति ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी। वसा में 9.1 किलो कैलोरी। ये तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं, तीव्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सर्वाधिक ऊर्जा वसा में होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? वसा में होती है। प्रोटीन जो होते हैं वो शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य कौन करता है? प्रोटीन, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, विकास। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वसा जो होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इस तरह ये जो मुख्य घटक थे, मुख्य घटक आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, कंप्लीट करा दिए। प्रोटीन, अच्छा एक बात बताओ, प्रोटीन के खोजकर्ता का क्या नाम था? खोजकर्ता का नाम क्या था? मोल्डेयर, मोल्डेयर, और नामकर्ता थे बर्जीलियस, बर्जीलियस। ठीक है, ये सब आपको बता दिया है, याद रखना। आगे हमारे अन्य घटक आ जाएंगे। अन्य घटक में हम विटामिन के बारे में देखेंगे अब। ठीक है, विटामिन, विटामिन। ठीक है, एक मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं, विटामिन। अच्छा, सबसे पहले विटामिन क्या है? विटामिन क्या चीज़ है? अन्य घटक है, मुख्य घटक तो अपन ने पढ़ लिए, विटामिन है अन्य घटक। ठीक है, विटामिन क्या कार्य करती है? उपापचयी जो क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? विटामिन करती है। अच्छा, विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन जो है, विटामिन को अज्ञात तत्व किसने कहा था? विटामिन को अज्ञात तत्व किसने कहा था? लुनिन ने,
लुनिन ने कहा था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। इसके बाद विटामिन के खोजकर्ता का क्या नाम है? ठीक है, खोजकर्ता का क्या नाम है? हाफकिंस। क्या है? हाफकिंस। नामकरण किसने किया था? सी फंग ने। सी फंग ने। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। विटामिन क्या है? अन्य घटक है, उपपचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन को अज्ञात तत्व लुनिन ने कहा था। खोज करता है हाफकिंस और नामकरण किया था सी फंक ने। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद विटामिन जो है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं और जो घुलनशील नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? के, ई, डी, ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो टोटल विटामिन कितने हुए? विटामिन टोटल कितने हुए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये हो गए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हो गया। ठीक है, हाँ, खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता का नाम बताइए। ठीक है, मैं हो हा, मैं हो हा, स्व डी डे। ठीक है, मैं से मेकुलन हो गया, मैं से भी मेकुलन हो जाएगा। हा से हा, हो से क्या हो जाएगा? होल कट, होल कट। हा से हाफ किंस, हाफ किंस। ठीक है, स से स्वीप, ड से डैम। ठीक है, ये हो गए खोजकर्ता। विटामिन ए के खोजकर्ता मेकुलन थे, बी के भी मेकुलन थे, सी के होलकट, डी के हाफकिंस, ई के स्वीप और के डैम। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेंगे, खोजकर्ता तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम कैसे देखेंगे? रासायनिक नाम। ठीक है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम रथ, रथ एक टोफी, रथ एक टोफी। र से हो जाएगा रेटिनोल, रेटिनोल। थ से हो जाएगा थायमीन, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। क से हो जाएगा कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ट से हो जाएगा
टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोल। ठीक है, ये हो गया रथ एक टोपी। आई बात समझ में? नहीं आई तो अब समझ लो, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। विटामिन ए जो है इनके खोज करता हो गए मैकुलन, इनका रासायनिक नाम जो हो गया रेटिनोल। इसके बाद विटामिन बी है, इसके भी खोजकर्ता का नाम है मैकुलन, रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, विटामिन सी होलकट, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी हाफकिंस, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। इसके बाद है विटामिन ई, इनके खोजकर्ता का नाम है स्विफ्ट और रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के खोजकर्ता है डेम और इनका रासायनिक नाम आ जाएगा फिलाक्विनोल। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट समझ में आ गई। ठीक है, एक बार और देख लो। विटामिन जो है वो अन्य घटक है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, अज्ञात तत्व इसे कहा था लुनिन ने, और खोजकर्ता जो थे वो इनका नाम था हाफकिंस, नामकरण किया था सी फंक ने। जो बी और सी है विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और के ई डी ए जो होते हैं वो अघुलनशील होते हैं। खोजकर्ता ए बी सी डी ई के मैकुलन, मैकुलन, होलकट, हाफकिंस, स्वीप और डेम। में हो हा स्वी डेम। ठीक है, इनके रासायनिक नाम ये आ गए रथ एक टोपी, रेटिनोल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल एंड टोकोफेरोल, फिलाक्विनोल। ये हो गया विटामिन। ठीक है, अब हमारे रह गया विटामिन में इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आ गया? विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए बी सी डी ई के। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी ई और ये हो जाएगा के। विटामिन ए से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए से रतौंधी, 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 रतौंधी। एक और हो जाएगा जीरोफ्थीरिया, जीरोफ्थीरिया। क्या हो जाएगा? जीरोफ्थीरिया। ठीक है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। सी से स्कर्वी, सी से कौन सा रोग हो जाएगा? सी से स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स। और रिकेट्स किस में होता है? बचपन में, बच्चों में होता है। और वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में
वयस्क अवस्था में वयस्क में ऑस्ट्रियोमलेशिया, कौन सा रोग होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया। ठीक है। विटामिन ई की कमी से नपुंसक, पुरुष तो नपुंसक हो जाते हैं और स्त्रियां बाझपन का कारण बन जाती। ठीक है। के, विटामिन के की कमी की वजह से, विटामिन ई से नपुंसक और बाझपन, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है भैया, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यहां तक समझ में आ गया? विटामिन ए बी सी डी ई ए, में हो हा स्वी डेम। ठीक है। इनकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी, जीरोफ्थेरिया विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, जो कि बचपन में वयस्क अवस्था में ऑस्ट्रियोमलेशिया होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से नपुंसकता और बाझपन होता है। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। ये हो गया विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसके बाद अपने आ जाएगा आवश्यक स्रोत। क्या आ जाएगा? आवश्यक स्रोत। ठीक है। आवश्यक स्रोत, आवश्यक स्रोत। ठीक है। आवश्यक स्रोत विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और ये हो गया के। ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी डिटेल बाद में बताएंगे। ठीक है। विटामिन ए जो हो गया, इसका आवश्यक स्रोत क्या है? विटामिन ए का आवश्यक स्रोत, एक तो हो गया गाजर। क्या हो गया? गाजर। गाजर के बाद काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है, इसको संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन बी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसे गोल्डन राइस भी कहा जाता है। विटामिन ए का जो संचय होता है, विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है। विटामिन ए गाजर में होता है, काली मिर्च में होता है, इसे गोल्डन राइस कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन होता है, और इसका जो संचय है विटामिन ए का वो लीवर में होता है। ठीक है। इसके बाद आ गया विटामिन बी। विटामिन बी खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, ये इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा विटामिन बी का, चावल और ईस्ट। ठीक है। ये है विटामिन बी के मुख्य स्रोत। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी, अच्छा, विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी जो है सभी खट्टे फल जो होते हैं इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी
खट्टे फलों में, खट्टे फलों में मुख्य स्रोत क्या आ जाएगा? आंवला, आंवला, नींबू भी है। इसके बाद विटामिन सी का मुख्य रूप से स्रोत कौन सा है? सीबेक थोर्न पादप। सीबेक सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी सीबेकथोर्न पादप में होता है। सीबेकथोर्न पादप, ठीक है। विटामिन सी में एक और बात है, विटामिन सी में कौन सी धातु होती है? विटामिन सी में जिंक धातु पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी क्या काम आता है? घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद मूत्र के उत्सर्जन में, मूत्र उत्सर्जित में क्या निकलता है? विटामिन सी। मूत्र उत्सर्जित में क्या निकलता है? विटामिन सी निकलता है, विटामिन सी निकलता है, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है विटामिन सी की। आंवला, नींबू, खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी जो है वो विटामिन सी ताज़ा चीज़ में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो ताज़ा चीज़ यानी ताज़ा दूध में, ताज़ा दूध में विटामिन सी नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? क्लियरली समझ में आ गया? आ गया क्लियरली समझ में? विटामिन सी एक हरी मिर्च में भी होता है। काली मिर्च विटामिन ए, हरी मिर्च विटामिन सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हो गया विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी धूप का विटामिन, धूप का विटामिन, शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन, धूप का विटामिन, विटामिन शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन, शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन। शीघ्रता से कैसे होगा? धूप में जाके खड़े रह जाओ, विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, हमारे शरीर में ही होता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन डी, यहाँ तक की कहानी क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद मछली के यकृत के तेल में, मछली के यकृत के तेल में क्या होता है? इम्पोर्टेंट फिश, मछली के यकृत के तेल में, यहां लिख देता हूं, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी उपस्थित
होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंटली याद रखना। क्या हो गया विटामिन डी में? धूप का विटामिन है, शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है, इसलिए हार्मोन विटामिन कहते हैं। इसके अलावा हो गया मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी उपस्थित होता है। अच्छा, जो धूप का विटामिन है, धूप ग्रहण करता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर आर्गोस्टिरोन नामक कोशिकाएं होती है जो धूप को ऑब्जर्व करती है, जिससे विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सी कोशिका होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। आर्गोस्टिरोन स्टिरोन कोशिकाएं, कोशिका जो क्या काम करती है? धूप को ऑब्जर्व करने का कार्य कौन करता है? आर्गोस्टिरोन कोशिका। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? विटामिन ए, सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। विटामिन ई किस में होता है? गधी के दूध में, गधी के दूध में, गधी के दूध में, गधी का दूध पीना चाहिए। इससे क्या फायदा है? पुरुष नपुंसक नहीं होंगे, महिलाएं बाझपन नहीं रहेगी। ठीक है, गधी के दूध में सर्वाधिक विटामिन ई होता है। और दाल में भी विटामिन ओ होता है, विटामिन ई। इसके बाद अंकुरित बीज दालें जो भी है, चना है, भिगोकर शाम को रख दो, अंकुरित हो जाता है ना, इसके बाद सेवन करने से विटामिन ई की कमी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद रह गया हमारे विटामिन के। क्या रह गया? विटामिन के। विटामिन के में क्या है? विटामिन के रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के में क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, कंप्लीट है। आवश्यक स्रोत समझ में आ गए समझ में? ठीक है, हेमरेजिक इसको क्या कहा जाता है? हेमरेजिक विटामिन। ठीक है, आवश्यक स्रोत एक बार और देख लो कंप्लीटली। विटामिन ए जो है गाजर, काली मिर्च में पाया जाता है। विटामिन ए किस में होता है? गाजर में होता है, काली मिर्च में होता है। विटामिन ए को गोल्डन राइस कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन है। विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। विटामिन बी जो है चावल में और ईस्ट में होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में, आंवला, नींबू और सीबेक थोर्न पादप में सर्वाधिक मात्रा में पाया होता है। इसके बाद हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। विटामिन डी मूत्र उत्सर्जित में विटामिन सी निकलता है। ताज़ा दूध में विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन अपवाद है, उठने के दूध में विटामिन सी होता है। विटामिन सी उठने के दूध में होता है। इसके बाद विटामिन डी है। विटामिन सी एक और काम आता है। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है और इसमें जिंक धातु अवेलेबल होती है। इसके बाद आ गया विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो धूप का विटामिन है, शीघ्रता से प्राप्त होने वाला विटामिन है, जो हमारी कोशिकाएं
ट्यूब को ऑब्जर्व करती है उन कोशिका का आर्गोस्टिरोन नाम है, आर्गोस्टिरोन कोशिका। इसके अलावा हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है, इसलिए हार्मोन विटामिन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन के का भी निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायक होता है, इसे हेमरेजिक विटामिन बी कहते हैं। विटामिन ई यह सुंदरता का विटामिन है। गधी के दूध में विटामिन ई होता है। दालें और अंकुरित बीज में भी विटामिन ई होता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई, आवश्यक स्रोत कंप्लीट में समझ में आ गए। इसके बाद अपने रहेगा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी डिटेल, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इनके रासायनिक नाम एवं इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में आगे देख लेते हैं। ठीक है, मछली के यकृत के तेल में कौन उपस्थित होता है? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। धूप को ऑब्जर्व करने वाली कोशिका कौन सी होती है? आर्गोस्टिरोन। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब अपन देख लेंगे बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, विटामिन बी। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, विटामिन बी B1, B2, B3, B5, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, ठीक है, रासायनिक नाम आ जाएंगे, इसके बाद इनसे होने वाले रोग हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, B1 क्या नाम है? B1 का तो वही आ जाएगा, थायमीन। थायमीन रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? B2 राइबो, राइबो ज़्लेबिन, राइबोज़्लेबिन। कौन सा रोग हो जाएगा? किलोसिस, किलोसिस। इसके बाद B3, विटामिन B3, नियासिन। क्या हो गया? नियासिन। कौन सा रोग हो जाएगा? पेलाग्रा, पेलाग्रा। विटामिन B5, पेंटा, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। ठीक है, रोग का नाम आ जाएगा बर्निंग फूड सिंड्रोम, बर्निंग फूड सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद विटामिन B6, पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। कौन सा होगा? एनीमिया। इसके बाद हो गया विटामिन B7, विटामिन B7 बायोटीन, बायोटीन सुंदरता में कमी। इसके बाद फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, एनीमिया। साइनो कोबालामीन,
परनीसिस एनीमिया, परनीसिस एनीमिया। बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख लो, विटामिन B1 थायमिन आ जाएगा, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाएगा, राइबोफ्लेविन किलोसिस रोग, नियासिन पेलाग्रा रोग, B5 पेंटाथोनिक बर्निंग फूड सिंड्रोम, B6 पायरोडोक्सिन एनीमिया रोग, B7 बायोटिन सुंदरता में कमी आ जाती है, B9 फोलिक अम्ल एनीमिया रोग, B12 साइनोकोबालामिन पर्निसिस एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे विटामिन बी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे पोषक तत्व देख लेते हैं कुछ, जैसे कि मैग्नीज है, जिंक है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज। मैग्नीज को Mn से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज क्या काम आता है? जननांगों एवं स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक, जननांगों एवं स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक, ठीक है। मैग्नीज क्या हो गया? जननांग एवं स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक। ठीक है, इसके बाद है जिंक। कोफैक्टर, एंजाइमों के कोफैक्टर में सहायक। यह हृदय की क्रियाशीलता तथा इंसुलिन की सक्रियता में सहायक, इंसुलिन की सक्रियता में सहायक। इंसुलिन, शुगर पेशेंट कोई होता है तो शुगर पेशेंट के लिए शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो इसकी मात्रा को कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो इंसुलिन की सक्रियता के लिए आवश्यक क्या है? जिंक, और हृदय की क्रियाशीलता में सहायक जिंक है। इसके बाद जंग लगे हुए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। यहां तक की कहानी कंप्लीट समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई। मैग्नीज जननांगों एवं स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक, जिंक जो है हृदय की क्रियाशीलता एवं इंसुलिन की सक्रियता में सहायक, जंग लगे हुए लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसके बाद अपने आ जाएगा सेलेनियम। सेलेनियम को कैसे? सेलेनियम Se, ठीक है, सेलेनियम हो गया। सेलेनियम क्या करेगा? यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सहायक, ऑक्सीडेंट के रूप में
के रूप में सहायक है। इसके बाद विटामिन ई के निर्माण में सहायक, विटामिन ई के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक, विटामिन ई के निर्माण में सहायक थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु सहायक, सुचारू रूप से कार्य करने हेतु सहायक। ठीक है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सहायक, विटामिन ई के निर्माण में सहायक, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक। इसके बाद जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है? आयोडीन जो है, आयोडीन क्या काम आता है? थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक, थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। मैग्नीज जो है जननांगों एवं स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक है। इसके बाद जिंक आ गया, जिंक हृदय की क्रियाशीलता एवं इंसुलिन की सक्रियता में सहायक। जंग लगे हुए लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ाते हैं इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। सेलेनियम जो हो गया एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हो गया, विटामिन ई के निर्माण में सहायक है, थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक है। एवं आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अब कुछ तत्व और रह गए, देख लेते हैं। कोबाल्ट, अब देखेंगे कोबाल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे? CO, ठीक है। क्या काम आता है? आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में, ठीक है। विटामिन 12 के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में सहायक। इसके बाद आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम ग्लूकोज तथा उपापचयी क्रियाओं में सहायक, उपापचयी क्रियाओं में सहायक, ठीक है। ग्लूकोज तथा उपापचयी क्रियाओं में सहायक। इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या कार्य करता है? दांतों को सड़ने से बचाता है, दांतों को सड़ने से बचाता है, बचाता है, ठीक है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरीन की अधिकता या दांतों के सड़ने से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने आ गया मोलिब्डेनम, ठीक है। मोलिब्डेनम इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन पदार्थ नाइट्रोजन
नाइट्रोजन पदार्थ नाइट्रोजन पदार्थ के उत्सर्जन नाइट्रोजन पदार्थ के उत्सर्जन में अनियमितता आ जाती है। नाइट्रोजन पदार्थ जो होता है इनके उत्सर्जन में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता आ जाती है। अनियमितता आ जाती है। ठीक है। इसके बाद है रेशे। रेशे क्या करते हैं? अत्यधिक जलावशोषण करते हैं। अत्यधिक जलावशोषण करते हैं। ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ठीक है। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेल्यूलोज प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ सेल्यूलोज। डाइटरी फाइबर्स आंतों की सफाई में सहायक ठीक है। समझ में आ गया। कोबाल्ट जो है आरबीसी के निर्माण में B12 के निर्माण में विटामिन B12 के निर्माण में सहायक। क्रोमियम जो है ग्लूकोज तथा उपपचयी क्रियाओं में सहायक होता है। फ्लोरीन दांतों को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। फ्लोरीन दांत अत्यधिक मात्रा में अगर सड़ जाते हैं, फ्लोरीन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। मोलिब्डेनम इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन पदार्थ के उत्सर्जन में अनियमितता आ जाती है। रेशे जो है अत्यधिक जलावशोषण करते हैं और ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो आंतों की सफाई में सहायक होते हैं। ठीक है। यहाँ तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई। हमारा आज का टॉपिक पोषक तत्व यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। जिनमें से संपूर्ण जानकारी पोषक तत्वों के बारे में आपको दे दी है, जिनमें मुख्य घटक एवं अन्य घटक होते हैं। मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं और अन्य घटक जल, खनिज लवण होते हैं, जिसके बारे में आपकी पूरी डिटेल से बता दिया है। ठीक है। विटामिन के बारे में बता दिया है। विटामिन A, B, C, D के B कॉम्प्लेक्स के बारे में टोटली आपको समझा दिया है। ठीक है। यहाँ पर अपना टॉपिक क्लियरली समाप्त होता है। अब हम देख लेंगे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये हमारे टॉपिक पोषक तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो देख लेते हैं। दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो माँ के दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन एंजाइम रेनिन। ठीक है। तीव्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तीव्र ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम कैलोरी कितनी है कार्बोहाइड्रेट में? 4 किलो कैलोरी। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है इसमें? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में होता है? प्रोटीन का शरीर में संचरण किस रूप में होगा? किस में होगा?
अमीनो अम्ल बताया था ना, किस रूप में होगा, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल बताया था। 20 अमीनो अम्ल, 10 10 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। आवश्यक जो होते हैं वो बाहर से लेने पड़ते हैं और अनावश्यक जो होते हैं वो शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च से संबंधित होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन कौन सा है, केसीन, कौन सा होगा, केसीन। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होगी, सर्वाधिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होगी, वसा में कितनी ऊर्जा होती है प्रति ग्राम, 9.1 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में हो जाएगी, वसा में। ठीक है, वसा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके बाद गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसे कहा गया, अच्छा गोल्डन राइस किस किस को याद है, गोल्डन राइस विटामिन ए, गोल्डन राइस किसे कहा गया, विटामिन ए। विटामिन ए को और क्या कहा गया है, विटामिन ए को और क्या कहा गया है, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन हो गया। ठीक है, इसके बाद किस में, गाजर और काली मिर्च। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद ईस्ट, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट और चावल, ईस्ट और चावल किसका था, विटामिन बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी, ईस्ट और चावल। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी किस किस को याद आ गया, विटामिन सी, विटामिन सी रथ एक टोफी, रथ एक, एक ऐसे क्या हो गया, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद विटामिन सी में कौन सी धातु पाई जाती है, विटामिन सी में जिंक धातु, अभी बताया था, जिंक धातु क्या काम आती है, घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक। और ताज़ा चीज़ में विटामिन सी नहीं होता है, ताज़ा दूध में विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन अपवाद है, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में इसका मुख्य स्रोत है आंवला। ठीक है, कंप्लीट है। विटामिन ए, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत अभी बताया था, गाजर, क्या हो जाएगा, गाजर। ठीक है, कंप्लीट अपनी ऑनलाइन क्लास का ये थर्ड टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक हमने कोशिका था, सेकेंड टॉपिक मानव रोग, और ये थर्ड टॉपिक पोषक तत्व, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है।